फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं करियर मित्रा के यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, ये हमारा क्विज सीरीज़ है जो ना सिर्फ आपके आरओ के एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, बल्कि जो आपका पीसीएस का एग्ज़ाम होना है इसके लिहाज से भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और किसी भी वनडे एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। सो हर एक वीडियो को कंप्लीट देखिए और एट द एंड ऑफ द वीडियो अपना स्कोर जो है उसको ज़रूर शेयर करिएगा, ठीक है। सो आइए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पर जो अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं महात्मा गांधी जी का ये इमेज है। अब देखिए, ये एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको 100% एग्जाम में देखने को मिलेगा। किसी भी लेवल का एग्जाम हो, क्वेश्चन का जो टफनेस का लेवल है वो अलग हो सकता है, बट ऐसा हो नहीं सकता कि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको ना मिले। तो आपको अभी जो कुछ भी याद है महात्मा गांधी के बारे में वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। कल जो हमारा वीडियो आएगा उसमें मैं उन लोगों के नाम यहाँ पर अनाउंस करूँगा जिन लोगों ने महात्मा गांधी जी के बारे में कुछ यहाँ पर बताया है जो उनको पता था। कहीं भी सर्च मत करिएगा, जस्ट अभी जो आपके दिमाग में है उसको यहाँ पर कमेंट सेक्शन में शेयर करिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। इससे पहले एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ आप लोगों के लिए, अगर आप कम समय में पूरी तैयारी करना चाहते हैं, फाइनल एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं, ठीक है, तब आप हमारा ये एमसीक्यू सीरीज़ का जो पेड कोर्स है इसमें ज़रूर एनरोल करवाइए। इसमें आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको कोई भी एनसीईआरटी की बुक नहीं पढ़नी पड़ेगी, कोई भी स्टैंडर्ड बुक नहीं पढ़नी पड़ेगी, कहीं से कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा। सिर्फ जो हमारे द्वारा दिए गए पीडीएफ होंगे उसको आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करिएगा और फाइनल सिलेक्शन की गारंटी मैं आपसे ले रहा हूँ। चाहे आपका प्री हो गया, चाहे आपका मेंस हो गया आरओ का, सो इन दोनों में ही जो जीएस वाला सेक्शन है इसमें आप बहुत बेहतरीन कर पाएंगे। मतलब इतना अच्छा कि शायद जो कंप्लीट बुक्स पढ़ेंगे वो भी उतना अच्छा परफॉर्म ना कर पाएं। उसका रीज़न ये है कि आपको यहाँ पर एकदम रिफाइंड मटेरियल मिलेगा, समझ रहे हैं। मतलब आपको कहीं से भी कुछ भी नहीं पढ़ना है, जो एग्ज़ाम में आएगा वो सब कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा। आपको सिर्फ इन पीडीएफ को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना होगा। इसका जो फीस है वो इतना मिनिमम रखा गया है ताकि हर कोई इसको एनरोल करवा सके। इसमें सिर्फ 500 रुपये रखा गया है, 1000 डिस्क्रिप्टिव एमसीक्यू। अब यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव ज़रूर ध्यान दीजिएगा। डिस्क्रिप्टिव का मतलब ये है कि सब कुछ इसके अंदर गिवन होगा हर एक क्वेश्चन में, और मतलब एग्ज़ाम में जितना पूछा जा सकता है वो सब कुछ इसके अंदर कवर किया हुआ है। सो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं 9027281376 इस नंबर पर, या फिर 6395649901 इस नंबर पर। इन दोनों नंबर्स पर ही आप कॉल कर सकते हैं, टेलीग्राम कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, किसी माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। चलिए अब आज का अपना ये क्विज जो है इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रथम भारतीय साम्राज्य ये स्थापित किया गया था किसके द्वारा? कनिष्क, हर्ष, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर समुद्रगुप्त द्वारा? तो सही आंसर यहाँ पर क्या आएगा आपका? चंद्रगुप्त मौर्य। अब चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आपको पता ही होगा, सबसे बड़ा एम्पायर था। ऑलमोस्ट पूरा इंडिया इनके मतलब इनकी जद में था, इनके साम्राज्य के अंडर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर बात करी जा रही है अगले क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से किस हिंद यवन शासक यानी कि इंडो ग्रीक रूलर की बात कर रहे हैं, उसने सीसे के सिक्के जारी किए? अब ये स्ट्रेटो सेकंड है, स्ट्रेटो वन है, डेमेट्रियस है या फिर ये मेनेंडर है? तो सही आंसर यहाँ पर क्या होगा? स्ट्रेटो सेकंड, ठीक है। इन्होंने सीसे के सिक्के जारी किए थे, ज़रूर इनका नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगले क्वेश्चन में बात करी गई है गुप्ता एम्पायर की, कि जो गुप्ता वंश था उसका अवधि क्या था, उसका टाइम ड्यूरेशन क्या रहा था? 319 से 500 रहा था, 319 से 324, 325 से 375 या फिर 566 से 597? देखिए, कभी भी जब आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें उस टाइम पर ऑप्शंस पर ज़रूर ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर जब आप देख रहे हैं कि 319 से 324, तो इतना छोटा तो गुप्ता एम्पायर था ही नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है ये तो आपने एलिमिनेट कर दिया। 325 से 375 मतलब मात्र 50 साल, तो ये वाली बात भी गलत हो गई भाई, ये भी यहाँ पर एलिमिनेट हो गया। अब 566 से 597, ये कुछ ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं हम लोग, ठीक है, तो ये वाली चीज़ भी यहाँ पर ख़त्म हो गई। तो ऑब्वियस सी बात है ऑप्शन ए जो होगा दैट विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन यहाँ पर खजुराहो मंदिर स्थापत्य के संदर्भ में दिया हुआ है। यहाँ पर बोला गया है कि निर्माण में सहयोगी ये कौन से राजा थे? अब ये चंदेल वंश था या फिर गुर्जर प्रतिहार था या फिर ये चौहान था या फिर ये परमार था? तो सही आंसर क्या आएगा आपका? सही आंसर आएगा ऑप्शन ए यानी कि चंदेल। जो चंदेल राजा थे इन्होंने खजुराहो में मंदिर बनवाए थे, और इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट मंदिर है वो है आपका कंदरिया महादेव।
ये आपको अक्सर एग्जाम में देखने को मिल सकता है, ठीक है। कंदरिया महादेव मंदिर। अच्छा, इन निर्माण मतलब ये जो मंदिर थे इनका निर्माण की अगर अवधि की बात करें कब से कब तक, तो 950 से 1050 ईस्वी, ठीक है। इस ड्यूरेशन में ये मंदिर पूरे बनवाए गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। अच्छा, आगे इस वाले क्वेश्चन पे जाएं इससे पहले एक चीज़ यहाँ पर जरूर कहूँगा, अगर पहली बार आप लोग चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसके अलावा नोटिफिकेशन बेल का जो आइकन है इसको भी ज़रूर प्रेस करिएगा। और थर्ड इंपॉर्टेंट काम क्या है कि जो टेलीग्राम है, ठीक है, उसको ज़रूर आप ज्वाइन करिएगा हमारे टेलीग्राम चैनल को। उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान यानी कि नीरी, अब ये कहाँ पर लोकेटेड है? बेंगलोर में है, हैदराबाद में, नागपुर में या फिर नई दिल्ली? तो सही आंसर क्या आएगा इसका? नागपुर, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पर हमारा सही होगा। अब ये जो आपका संस्थान है ये कौन से मंत्रालय के अंडर काम करता है? तो ये मंत्रालय है डीएसटी, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये ज़रूर यहाँ पर आपको याद रखना है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि भारत में पर्यावरण संशोधन अधिनियम ये कब पारित हुआ था? 1981 में, 86 में, 1995 में या फिर 2000 में? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपको दो तरीके से देखने को मिल सकता है, तो सिंगल एलोन ये क्वेश्चन आ सकता है, या फिर जो आप देखते हैं ना सूची 1 को सूची 2 से मिलान करवाइए, वहां पर आपको ये जरूर देखने को मिल सकता है। ऑलमोस्ट हर साल ये क्वेश्चन किसी ना किसी रूप में आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो 1986 इसको जरूर याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर आपको एक कथन दिया हुआ है और एक दिया है कारण। आपको बताना है कि क्या यहाँ पर कथन कारण सही है या फिर सही एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है, ये सब बताना है। सो कथन क्या है कि प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक है। जो नेचुरल वेजिटेशन होता है वो क्लाइमेट का सही सूचकांक है, मतलब सही तरीके से इंडिकेट कर देता है। जैसे जैसे क्लाइमेट बदलता है वैसे वैसे जो नेचुरल वेजिटेशन होता है वो भी चेंज होता है। अगर आप अलग अलग जगह के वेजिटेशन की बात करेंगे, पेड़ पौधों की बात करेंगे, तो वो अलग अलग होते हैं, रीज़न बीइंग कि वहाँ का क्लाइमेट अलग होता है। सो स्टेटमेंट तो ये सही है। दूसरा बात करें कि जल प्रिय पौधे या वाटर लविंग जो प्लांट्स हैं वो आर्द्र जलवायु ह्यूमिड क्लाइमेट में पाए जाते हैं, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पर पूछा क्या गया था आपसे कि कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है, इसके अलावा सही व्याख्या कर रहा है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर जो ये बता रहा है जिसमें बात करेगी जल प्रिय पौधे जो हैं आर्द्र जलवायु यानी कि क्लाइमेट, पर्टिकुलर क्लाइमेट की बात कर रहा है, उसके अंदर ये पाए जाते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि भैया ये इंडिकेट कर रहे हैं कि ये जो है ह्यूमिड क्लाइमेट, दैट मीन्स कि रीज़न भी सही है और इसका जो मतलब असर्शन है वो भी सही है और सही एक्सप्लेनेशन है। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पर बात हो रही है पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है, ठीक है। मतलब जो ये आपका पारिस्थितिकी है ये किसके बीच के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है? अब जीव और वातावरण, मनुष्य और वन, मृदा और जल, पति और पत्नी। तो सबसे पहली चीज़ अगर हम देखें पति और पत्नी का तो कोई रेलेवेंस नहीं है, ये तो ऑप्शन ही एलिमिनेट हो जाता है। मृदा और जल की बात करें तो चाहे आप मृदा की बात करें चाहे जल की बात करें, दोनों ही कैसी हैं? अजैविक, जिसके अंदर जान नहीं है, जीवन नहीं है, ठीक है। तो ये भी यहाँ पर गलत है। इसके बाद मनुष्य और वन की बात करें तो इंसान एक पर्टिकुलर जीव है। अब जीव बहुत सारे हैं, मतलब चिड़िया भी एक जीव की कैटेगरी में आएगा, हाथी, शेर, ये अलग अलग कैटेगरी है। तो एक हम बहुत बड़े सेट में से एक छोटा सा सेट यहाँ पर रख रहे हैं और उसको एसोसिएट कर रहे हैं वन से, ठीक है। और वन भी पर्यावरण का एक पार्ट ही तो है, तो ये भी यहाँ पर गलत हो जाता है। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए, दैट विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अब ये जो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पर प्रियम्बल शो करी जा रही है। ये प्रियम्बल के वर्ड्स हैं यानी कि प्रस्तावना के वर्ड्स हैं, जिसमें बोला गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस
संविधान सभा में आज, अब यहाँ पर ये आपसे डेट पूछी गई है और ईयर पूछा गया है, को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत यानी कि अडॉप्ट करने की बात हो रही है, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो आपको ये यहाँ पर डेट बतानी क्या होगी, तो सही आंसर क्या होगा आपका 26 नवंबर 1949। अब यहाँ से प्रीएम्बल से 2-3 क्वेश्चन हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि न्याय जो हैं वो कितनी तरीके के हैं, तो जैसा यहाँ पर दिया हुआ है कि एक है सामाजिक, दूसरा है आर्थिक और तीसरा है राजनीतिक, यानी कि 3 प्रकार के। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर बात आती है कि भैया स्वतंत्रता जो है ये कितने प्रकार की हमारे प्रीएम्बल में वर्णित है या फिर डिस्क्राइब करी हुई है। तो एक है विचारों की स्वतंत्रता, 1 अभिव्यक्ति, 2 विश्वास, 3 धर्म, 4 और उपासना 5। तो टोटल 5 तरीके की स्वतंत्रता हो गई। तीसरा जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जिसमें बात करी जाती है कि जो अवसर है या फिर समता है, समता कितने प्रकार की, तो एक है प्रतिष्ठा और दूसरा है आपका अवसर। तो इस तरीके से न्याय जो है हमारा ये 3 प्रकार के हैं। स्वतंत्रता की अगर हम बात करें तो स्वतंत्रता यहाँ पर कितने प्रकार की है, 5 प्रकार की। वहीं अगर हम समता की बात करें तो ये है 2 प्रकार की। तो 3, 5, 2 ये ज़रूर याद रखिएगा, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर बात हो रही है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। तो राज्य के देखिए 4 महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। सबसे पहली बात पॉपुलेशन, अगर यही नहीं होगी तो कोई मतलब ही नहीं है, कैसे कोई स्टेट बन सकता है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट तत्व है वो है आपका भूभाग, यानी कि जो लैंड है, ठीक है, जो आपकी टेरिटरी है। इसके बाद तीसरा आता है आपका सरकार, यानी कि गवर्नेंस या फिर शासन कह लें या गवर्नमेंट कह लें, ठीक है, तो ये आ जाती है। इसके बाद आती है संप्रभुता, यानी कि मतलब आप जो है अपने आप पर आपका पूरा अख्तियार है, आप हर एक डिसीजन लेने के लिए आप स्वतंत्र हैं, आपको किसी से पूछना नहीं होगा। तो यहाँ पर जैसे हम देखें तो ऑप्शन सी जो है वो है संप्रभुता के बारे में। तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन सी, ठीक है। संप्रभुता का मतलब आप समझ ही गए कि आपके ऊपर कोई नहीं है। जैसे इंडिया की हम बात करें तो इंडिया किससे रिलेशन रखे किससे ना रखे ये इंडिया की गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। कोई भी बाहर की कंट्री हमें नहीं इस बात को डायरेक्ट कर सकती कि भैया तुम इनके साथ रिश्ता नहीं रखोगे, इनके साथ रखोगे, ये डील तुम्हें हमारे साथ करनी है, तो कोई हम पे हुक्म नहीं चला सकता, ठीक है। तो ये बात है संप्रभुता की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहां पर दिया हुआ है कि किस वर्ष जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। तो ये आपको ईयर बताना है। तो देखिए ईयर तो बहुत सिंपल है कि भैया 1950 होगा, ठीक है। अब इसके अंदर डेट जरूर पूछी जाती है, तो 24 जनवरी ये डेट आपको याद रखनी है। 24 जनवरी 1950 को जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया या फिर अपनाया गया। और इसको गाने का जो टोटल टाइम है वो कितना है, 52 सेकेंड। तो ये 2 पॉइंट है इसके बारे में जो याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है। अब ये कौन कौन से नाम हैं, अब इसमें भारत तथा इंडिया है, केवल भारत के बारे में है, या फिर हिंदुस्तान तथा इंडिया है, या फिर भारत, हिंदुस्तान और इंडिया। तो 2 ही नाम हैं हमारे देश के, वो है भारत और इंडिया, ठीक है। तो ये यहाँ पर याद रखिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें ये कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 1 का जो सब पार्ट है 1, ठीक है, उसके अंदर ये चीज़ लिखी है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा, यानी कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक है। तो ये किसके अंदर दिया हुआ है, आर्टिकल 1 का जो सब पार्ट है 1 उसके अंदर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये यहाँ पर जरूर याद रखिएगा कि आर्टिकल 1 यानी अनुच्छेद 1 का जो खंड 1 है उसमें ले रखा है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर बात हो रही है निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला ये कौन सी है, हिमालय है, विंध्य है, अरावली या फिर सतपुड़ा। तो सही आंसर क्या होगा, अरावली। अरावली कहाँ से स्टार्ट होती है ये ज़रूर पता होना चाहिए, गुजरात। इसके बाद राजस्थान में भी ये है, इसके बाद हरियाणा और इसके बाद आता है आपका दिल्ली, ठीक है। तो ये 4 स्टेट मतलब 3 स्टेट और 1 यूनियन टेरिटरी है जहाँ से पास ऑन होती है। टोटल 800 किलोमीटर की लेंथ है इसकी ऑलमोस्ट, ठीक है। अब ये सबसे पुरानी है, दैट मीन्स कि ये प्री कैम्ब्रियन एरा की है, ठीक है। तो ये आपको ज़रूर इसके बारे में याद रखना है, प्री कैम्ब्रियन एरा की है ये, और इतना सफिशिएंट है। अच्छा इसका यहाँ पर एक चीज़ और याद रखिएगा, इसका जो सबसे ऊंची चोटी है अरावली की वो कौन सी है, वो है आपकी गुरु शिखर,
ये इसको आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। देखिए अरावली की बात हो रही है, सबसे प्राचीन है, तो अगर हम गुरु की बात करें तो हमारे प्राचीन काल में गुरुओं का बहुत बोलबाला था। ठीक है, आज की डेट में तो ये पूरा बिजनेस है, बट उस टाइम पर ये मतलब अलग ही सिस्टम था गुरु का। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं कि अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है, गुरु शिखर। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है माउंट एवरेस्ट के बारे में कि माउंट एवरेस्ट एग्जैक्टली है कहाँ, कौन से देश में है। अब इसमें इंडिया, पाकिस्तान, तिब्बत या फिर नेपाल। तो सही आंसर यहाँ पर क्या होगा, नेपाल। नेपाल में पड़ता है आपका माउंट एवरेस्ट और ये सबसे ऊंची चोटी है दुनिया की। ठीक है, और इतना ही सफिशिएंट है इसके बारे में। इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें बात करी गई है आपसे कुल्लू घाटी। ये जो कुल्लू घाटी है जिन पर्वत श्रेणी के बीच अवस्थित है यानी कि लोकेटेड है वो कौन सी हैं। अब ये जो रेंजेस यहाँ पर दे रखे हैं कि धौलाधर और पीर पंजाल रेंज है, रणज्योति और नागटिम्बा है, लद्दाख पीर पंजाल है, मध्य हिमालय और शिवालिक। तो सही आंसर यहाँ पर क्या होगा आपका, ऑप्शन ए यानी कि धौलाधर और पीर पंजाल। दैट विल बी द करेक्ट आंसर। इसको ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर बात हो रही है, आपको युग्म दे रखे हैं, आपसे पूछा गया है कि कौन सा है जो सुमेल नहीं है। ठीक है, जो सुमेल नहीं है वो बताना है। सबसे पहले हम बात करें बोमडीला की, तो ये अरुणाचल प्रदेश, दैट इज करेक्ट। इसके बाद नाथुला की बात करें, सिक्किम दर्रा, ये तो आपको पता ही है। सिक्किम मतलब नाथुला ये हर समय लाइमलाइट में रहता है। थोड़े दिन पहले भी मतलब 6-7 महीने के आसपास हो ही गया, जिस टाइम पर चाइनीज़ सोल्जर्स ने यहाँ पर काफ़ी उत्पात भी मचाया था। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें भोरघाट की, तो भोरघाट जो हिमाचल प्रदेश में दे रखा है, दैट इज़ एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। अब ये कहाँ पर है, तो ये है आपका महाराष्ट्र में। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन सी, क्योंकि हमें इनकरेक्ट जो मैच था उसको चूज़ करना था। ठीक है, और इस दर्रे से होकर ही मुंबई पुणे हाईवे और रेल मार्ग ये दोनों गुजरते हैं, इसको ज़रूर याद रखना है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद अगर हम पालघाट की बात करें तो केरला में है, दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करें। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है जिसमें बात करी गई है निम्न में से कौन सी जो यांत्रिक तरंग है। ठीक है, यांत्रिक तरंग यानी कि मैकेनिकल वेव्स की बात कर रहे हैं। तो इसमें रेडियो तरंग है, एक्स तरंगे हैं, प्रकाश तरंगे या फिर ध्वनि तरंगे। तो सही आंसर क्या होगा आपका, ध्वनि तरंगे। ध्वनि तरंगे कैसी हैं, यांत्रिक तरंगे होती हैं। जबकि अगर हम बाकी तीनों की बात करें, चाहे रेडियो की बात करें, चाहे एक्स रेजेस की बात करें या फिर हम प्रकाश तरंगों की बात करें, तो ये तीनों ही कैसी हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, यानी कि ये विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। ठीक है, इसको याद रखना है। अब अगर हम बात करें यांत्रिक तरंग की, तो यांत्रिक तरंग किसी भौतिक माध्यम यानी कि जो फिजिकल मीडियम है उसमें उत्पन्न एक डिस्टरबेंस होता है, एक विक्षोभ होता है, जो अपना स्वरूप बिना बदले माध्यम में एक निश्चित चाल से आगे बढ़ता रहता है। जैसे अगर हम ध्वनि तरंगों की बात करें तो साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, अगर आप जैसे ही कुछ बोलेंगे तो आपके आसपास के जो कण हैं वो हिलना शुरू करेंगे, मूव ऑन करना शुरू करेंगे, और वो एक मतलब कण जो है दूसरे कण से टकराता हुआ ध्वनि को आगे प्रोड्यूस करेगा। अगर हम निर्वात की बात करें, वो जगह जहाँ पर बिल्कुल एकदम कोई गैस नहीं है, एकदम निर्वात है। ठीक है, कोई धूल कण नहीं, कोई गैस नहीं, कुछ नहीं, तो वहाँ पर साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी। ठीक है, निर्वात में साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी। दैट मीन्स कि ध्वनि तरंगों को माध्यम की आवश्यकता होती है, बिना माध्यम के ध्वनि तरंगे आगे मूव ऑन नहीं कर सकती। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, आपको माध्यम दे रखे हैं जिसमें जल है, इस्पात है, नाइट्रोजन है। इसमें आपसे ध्वनि की जो चाल है इसके बारे में पूछा गया है कि आरोही क्रम में आपको बताना है। तो सबसे ज़्यादा जो ध्वनि तरंग होगी आरोही, दैट मीन्स कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि सबसे पहले उसकी बताना है आपको, उसको अरेंज करना है जिसके अंदर ध्वनि की चाल सबसे कम होगी। तो सबसे कम जो ध्वनि की चाल होती है वो किस में होती है, गैस में होती है। इसके बाद आती है आपकी द्रव, और उसके बाद सबसे ज़्यादा जो होती है वो किस में होती है, ठोस में होती है। तो इनको सिंपली इसी तरीके से अरेंज करना है। नाइट्रोजन दैट इज गैस, सबसे पहले क्या आएगा आपका, थर्ड वन। इसके बाद द्रव की बात करें तो आ जाएगा आपका जल यानी कि फर्स्ट वन। इसके बाद आ जाएगा इस्पात यानी कि ठोस, तो थर्ड वन, सॉरी सेकेंड वन। ठीक है, तो ये इस तरीके से यहाँ पर आपका आंसर आएगा 3, 1, 2। तो ऑप्शन बी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि 1 किलोवाट घंटा का मान क्या होता है। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर हम 1 किलोवाट घंटा की बात करें तो इसको निकालना अगर आप सीख लेंगे ना तो उसके बाद फिर आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। अगर 1 किलोवाट घंटा की बात करें तो इसको सेपरेटली आप लिख सकते हैं। पहले लिख सकते हैं आप 1 किलोवाट और दूसरे ब्रैकेट में लिख दें 1 घंटा, तो बात वही है, कोई डिफरेंस नहीं आया। अब यहाँ पर 1 किलोवाट की बात करें तो 1 किलो दैट मीन्स 1000 वाट लिख सकते हैं हम इसको। ये भी आती है, आपको बात समझ में आ गई होगी। यहाँ पर घंटे को अगर हम सेकंड में बदले तो 60 मिनट होते हैं और 60 सेकंड होते हैं, ठीक है। अब इस तरीके से हमारा क्या हो गया, अब ये जो 1000 ये वाट है तो वाट की जो यूनिट होती है वो क्या होती है आपकी जूल प्रति सेकेंड, और यहाँ पर इसको भी हमने सेकंड में चेंज कर लिया, कितना हो जाएगा आपका 3600 सेकंड, ठीक है। तो इस तरीके से इसको जो हम करेंगे तो 3.6 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा 6 जूल। ये हमारा सही यहाँ पर आंसर आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पर सही होगा। अब ये जो 10 की पावर यहाँ पर बढ़ी तो 1000 को आप कैसे लिखेंगे, 1000 अगर लिखा हुआ है तो ये 3 जीरो हैं, ये 10 के ऊपर चढ़ा दीजिए, ये बन गया 10 की पावर 3। और यहाँ पर भी क्या है 3600 है, 3600 में मतलब क्या हो जाएगा आपका 3.6 इंटू 1000 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। जैसे ही आप इसे लेकर लिखेंगे तो यहाँ पर 10 की पावर 3 चढ़ा सकते हैं। अब जब भी मल्टीप्लिकेशन होता है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 10 की पावर 6। इस तरीके से यहाँ पर ये आया है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि अतिचालक इसका लक्षण क्या होता है। शून्य पारगम्यता होती है, निम्न पारगम्यता होती है, उच्च पारगम्यता होती है या फिर अनंत पारगम्यता होती है, यानी कि परमिएबिलिटी होती है। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा आपका शून्य पारगम्यता, ठीक है। अब विद्युत चुंबकत्व की अगर हम बात करें तो इसके रेफरेंस में जो अतिचालक होते हैं उसका मतलब क्या होता है, ठीक है। या फिर हम पहले बात करें कि पारगम्यता इसका मतलब क्या होता है। तो पारगम्यता किसी पदार्थ का वो गुण होता है जो उस पदार्थ में चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करने के लिए उस पदार्थ द्वारा प्रदर्शित सहायता की मात्रा बताता है, ठीक है। मतलब वो जो मटेरियल है वो कितना हेल्पफुल है विद्युत चुंबकीय मतलब चुंबकीय क्षेत्र को प्रोड्यूस करने में, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से, ठीक है। और परफेक्ट जो अतिचालक है उसकी पारगम्यता क्या होती है शून्य होती है, ये ज़रूर आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे तो हम नहीं चलेंगे, खैर फाइनली ये वाला हमारा वीडियो यहाँ पर एंड होता है। 20 क्वेश्चंस हमारे यहाँ पर हो चुके हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाकी अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब द चैनल, और वीडियोज़ जो भी आ रहे हैं उनको ज़रूर देखिए, कंप्लीट देखिए। और अगर आप चाहते हैं आरओ की परीक्षा में सफलता अर्जित करना या फिर पीसीएस की परीक्षा में सफलता अर्जित करना तो आप तुरंत हमारे चैनल से जुड़िए, और जो हमारा पेड क्विज है, पेड पीडीएफ सीरीज़ है, उसको ज़रूर आप ज्वाइन करें, उसमें एनरोल कराइए। दैट विल बी मोस्ट बेनिफिशियल फॉर यू, ठीक है। अगर पसंद आया तो लाइक करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और कमेंट सेक्शन में जितना कुछ मैंने आपसे पूछा है उस सबको ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।